ऑलराइट सो हमारा जो पहला लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन के हवाले से होगा। इसमें ये है कि अ, कुछ किताबें हैं। इनमें से पहली किताब जो आपको नज़र आ रही है रॉबर्ट रेज़निक की किताब है, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल रिलेटिविटी। ये काफ़ी पुरानी किताब है और बहुत से लोग अ, जो वाकिफ हैं एचआर के से उनको मालूम होगा कि ये किताब जो है बेसिकली रेजनिक ने जब ये एचआर के वगैरह जब ये लिख रहे थे 1960s के अंदर, तो उस वक्त उसने स्पेशल रिलेटिविटी का यानी मॉडर्न फिजिक्स का जो हिस्सा था उसको पहले अलग अलग पब्लिश करवाया। तो ये वो किताब है और अगर आप लोग इसको डाउनलोड करें तो आप देखेंगे ये काफ़ी पुरानी है, 1966 या 68 की किताब है। इसके अलावा एक दूसरी किताब है, किताब कह सकते हैं लेकिन दरअसल ये जो रेजनिक की किताब है उस किताब को रेफरेंस बनाकर एमआईटी के अंदर एक लेक्चर सीरीज रखी गई थी और इसका मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। ये जो थर्ड लिंक आप देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन टू स्पेशल रिलेटिविटी, जो कि एमआईटी के अंदर 8.20 के नाम से ये कोर्स पढ़ाया गया था। तो पहली दफ़ा ये एपी फ्रेंच ने पढ़ाया था और इस वजह से जब ये किताब शाया हुई और मैंने इसको देखा तो जितने लेक्चर उस के मौजूद थे वही लेक्चर पब्लिश हुए हैं। तो यानी रेजनिक के अगर 4 चैप्टर हैं तो उसके 3 चैप्टर इस एपी फ्रेंच की किताब में है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें थोड़ी ज़्यादा वजाहत मौजूद है और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते और सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट उसको देखना चाहते हैं नोट्स के तौर पे, तो ये एक अच्छी किताब है। उसके अलावा ये एक तीसरी किताब माइकल जाम्परलिस की है। ये किताब थोड़ा सा टफ है, मतलब एडवांस तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें उन्होंने वेक्टोरियल और टेंसोरियल जो अप्रोच है उसको उसको इस्तेमाल किया है और चीज़ों को थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर किया। हायर लेवल से मेरी मुराद मास्टर लेवल के ऊपर उसने ये किताब लिखी है। तो मैंने ये सोचा था कि हम सिर्फ और सिर्फ रजनी की किताब को फॉलो करेंगे। और अगर आप लोगों के पास ये किताब है तो आप देख सकते हैं कि इस किताब के 4 चैप्टर्स हैं और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मेरे 4 टैब्स यहाँ पे लेक्चर्स के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल चलना है आपका जुलाई 19 से जुलाई आई थिंक 22 तक, 23 तक 4 दिन चलेगा। तो 4 लेक्चर होंगे और हर लेक्चर को मैंने दरअसल रजनी की किताब की एक चैप्टर से लिया है। तो मसलन फर्स्ट लेक्चर जब होगा तो वो चैप्टर 1 होगा रजनी की बुक का और सेकंड लेक्चर चैप्टर 2 होगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स भी यहाँ पे बता दिया है। ये चारों जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये बेसिकली रजनी की बुक जो है उसी के चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 1 जो है उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड है और न्यूटोनियन रिलेटिविटी और इससे रिलेटेड है। चैप्टर 2 में कैनेमैटिक्स को डेवलप किया जाता है और चैप्टर 3 में डायनामिक्स है एंड फाइनली चैप्टर 4 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो रिलेटिविटी के साथ कनेक्शन है उसको स्टडी किया जाता है। ये किताबों के अलावा ये कुछ यूट्यूब प्लेलिस्ट हैं। मैं जब ये लेक्चर्स वगैरह तैयार कर रहा था तो मैंने यहाँ से हेल्प ली और बहुत से और भी थे, कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के भी थे और कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के भी लेक्चर्स मौजूद थे। लेकिन मैंने इनको फिर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई हैं। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट्स हैं। मसलन लेनर्ड सस्किन, जो कि आई डोंट नो कि आप में से अगर कोई इसको सस्किन को नहीं जानता तो वो रिलेटिविटी और पार्टिकल फिजिक्स का शदाई नहीं है। तो ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये लेक्चर्स हैं, 10 या 11 लेक्चर्स हैं स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर। सस्किन की खूबी ये है कि बहुत मुश्किल किस्म के मैथ को भी बहुत आसान लफ्जों में समझा देता है और अच्छी खासी डिस्कशन इस इन लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। एक एक लेक्चर 2-2 घंटे से ज्यादा का है। तो ये तकरीबन 22-23 घंटे पर मुश्तमिल जो है लेक्चर कलेक्शन है स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर। इसी तरह ब्रायन ग्रीन को भी कोई, मेरा ख्याल है कि आज की नस्ल तो सारी जानती है, जो यूट्यूब पे और वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल जो है उसके जो कोर्सेज वगैरह भी लोग करते हैं। तो उसके अंदर ये एक कोर्स जो है, मास्टर क्लास जो है, ये ऑफर हुई थी स्पेशल रिलेटिविटी पे ब्रायन ग्रीन की तरफ से। तो ये भी उसके अंदर तकरीबन 10-11 घंटे की स्पेशल रिलेटिविटी को वो डिस्कस करता है। वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जाता, उसका फोकस जो है वो
बेसिकली कंसेप्ट को क्लियर करना है। फिर उसके बाद जो MIT का कोर्स है उसका मैंने तारुफ दे दिया, वो इस किताब की शक्ल में भी मौजूद है। और फिर हमारे परवेज साहब तो हैं ही। अगर आप अंग्रेजी में आपको लगता है कि मुश्किल होगी चीज़ों को समझने में, तो फिर ये टीच योर सेल्फ सीरीज जो थी इकबाल अहमद सेंटर फॉर पब्लिक एजुकेशन पे, परवेज साहब ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू दोनों में लेक्चर्स दिए थे। तो अगर आप उर्दू में उनके लेक्चर सुनना चाहें तो ये भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। परवेज साहब की जो अप्रोच है वो भी बहुत ज़्यादा रेजनिक के क्लोज है, लेकिन जब वो किनेमैटिक्स और डायनामिक्स वगैरह डेवलप करते हैं तो वो फिर अलजेब्रिक अप्रोच में नहीं रहते, वो फोर वेक्टर की अप्रोच में चले जाते हैं। तो मैं उस अप्रोच में नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से हो सकता है कि जो परवेज साहब के लेक्चर्स हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट लेक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दें। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, जो हमारा आज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये हैं। और अगेन ये मैंने चैप्टर 1 जो रेजनिक का है वहाँ से लिए हैं। इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन होगा, फिर न्यूटोनियन रिलेटिविटी, जिसमें आप ये सीखेंगे कि रिलेटिविटी जब हम कहते हैं तो ये सिर्फ आइंस्टाइन का काम नहीं है, आइंस्टाइन से पहले ही प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी मौजूद था। फिर न्यूटन की जो रिलेटिविटी थी या गैलीलियो की जो रिलेटिविटी थी उसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आ, फिर उन कॉन्ट्रडिक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो मुख्तलिफ थियरीज या हाइपोथेसिस सामने आए उनके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, जिसमें ईथर हाइपोथेसिस बहुत फेमस है तो इसकी थोड़ी डिस्कशन बनती है। फिर जो हाइपोथेसिस या थियरीज पेश की जाती हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो अगरचे लॉजिकली वैलिड भी हों लेकिन उनका जो फाइनल चेक है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, बिकॉज फिजिक्स इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो तजर्बा जब तक ना हो तब तक हम ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सा मफरूज़ा या कौन सा नजरिया जो है वो बेहतर है, दुरुस्त है, और किसकी पेशन गोइयां जो है वो तजर्बे के मुताबिक दुरुस्त साबित हो रही हैं। तो उसमें कुछ तजर्बात हैं, लेकिन चूंकि मशहूर तजर्बा वही माइकलसन मॉडले का है तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर देखेंगे कि किस तरह लोगों ने माइकलसन मॉडले के तजर्बे को भी कोशिश किया कि उसके बावजूद ईथर की थ्योरी को जो है वो बचाया जा सके, लेकिन फिर वो नहीं हो सका। आज के लेक्चर से जो आप सीखेंगे वो यहाँ पे राइट पे आपको चीजें नजर आ रही हैं। आप ये सीखेंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क है। फिर आप ये सीखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं और इनकी रिलेटिविटी के अंदर क्या अहमियत थी हिस्टोरिकली या अभी भी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो मैंने न्यूटन रिलेटिविटी के नाम से मुतारफ करवाया है टॉपिक्स के अंदर, तो उसको थोड़ा सा हम उसकी डिस्कशन जरा करेंगे। फिर कंट्रोडिक्शन आप देखेंगे कि जो रिलेटिविटी का जो असल मसला था वो मैकेनिक्स में नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नजर आया। और वहां से फिर मोटिवेशन हमें मिली जिसके जरिए आइंस्टाइन जो है वो मौजूदा जिसको स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं, न्यूटन रिलेटिविटी से आगे चलकर फिर स्पेशल रिलेटिविटी के जो हाइपोथेसिस हैं उसने पेश किए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। तो ये हमारा आज का जो मकसद और टॉपिक्स हैं। अब मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूंगा और शुरू करते हैं अपना काम, ताकि मैं आसानी से जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिख सकूं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूंगा, चूंकि हम रिलेटिविटी को जब पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकली रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है वो मैकेनिक्स से आता है। और आपको पता है मैकेनिक्स के अंदर जो है वो न्यूटन की कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए वो न्यूटन और गैलीलियो का तज़किरा जो है वो इसके अंदर लाजमी हो जाता है। तो मैं वहीं से स्टार्ट लूंगा इन न्यूटन और गैलीलियो से, और वहां से फिर हम आगे मूव करेंगे। और मेरा लैपटॉप जो है वो कभी कभार शायद आपको तंग भी करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लिखाई जो है वो कम से कम इतनी वाजे हो, साफ हो कि आप उसको समझ सकें। और कहीं अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो बराए मेहरबानी मुझे बताइएगा, फिर हम उसको ये करेंगे कि डिस्कस कर लेंगे या उसकी करेक्शन कर लेंगे। अच्छा, पहली चीज़ जो है स्पेशल रिलेटिविटी का जो 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 फर्स्ट टॉपिक है, जहाँ से यानी आप कह लें कि स्पेशल रिलेटिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसकी
उसके स्टार्ट होने की पहली जो चीज है वो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है इवेंट का। इवेंट इवेंट कहा जाता है यानी इवेंट कहते हैं किसी भी वाकये को, ऐसा वाकया जो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड ना करे। यानी इवेंट कहा जाता है एक ऐसे इंसिडेंस को, एक ऐसे वाकये को जो डिपेंड नहीं करता किसी भी यानी वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलें इस वक्त आप उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लें। रेफरेंस फ्रेम आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अच्छा, फिर रेफरेंस फ्रेम के अंदर ही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेफरेंस फ्रेम के अंदर ही इवेंट रूनुमा होते हैं, लेकिन रेफरेंस फ्रेम इवेंट जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे कहीं कोई वाकया होता है, कहीं कोई ब्लास्ट हो जाता है, या कहीं कोई चीज जमीन पे गिर जाती है, या सूरज निकलता है, या सूरज गुरूब होता है, तो ये सारे जो अपने इर्द गिर्द आप चीजें देखते हैं ये इवेंट कहलाते हैं। अच्छा, इन इवेंट्स को समझने के लिए यानी जो मैथमेटिकली स्ट्रक्चर हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, जिसको हम अपना रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि इस पॉइंट के ऊपर, जिसको मैं यहाँ पे पी का नाम दूंगा, यहाँ पे कोई इवेंट होता है, यानी कोई बिजली चमकती है, या कोई इवेंट यहाँ पे होता है, या कोई बल्ब रोशन होता है, या कोई पल्स लाइट की निकलती है। इस इवेंट को समझने के लिए मैं इसके इर्द गिर्द एक रेफरेंस फ्रेम ड्रा कर लूंगा। तो फर्ज करें कि यहाँ पे मैं एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो ड्रा करता हूँ। लेट्स से ये एक रेफरेंस फ्रेम है। अच्छा, इस रेफरेंस फ्रेम में अब क्या हो रहा है कि इस रेफरेंस फ्रेम में, और आपको पता है कि ये बड़ा मशहूर रेफरेंस फ्रेम है, दिस इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। मैं 2 डायमेंशन में ले रहा हूँ, लेकिन आप 3 डायमेंशन में भी इसको ले सकते हैं। और फिर आपके पास एक ओरिजिन, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम कहते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। जब भी हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक्स और वाई के अंदर मौजूद है। ये जो मैंने डायग्राम सारी की सारी बनाई है, ये स्पेस है, इसको हम स्पेस कहते हैं। कि अब स्पेस 1 डायमेंशन भी हो सकती है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मैथमेटिकली तो आप किसी भी डायमेंशन की स्पेस ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे पेपर, चूंकि मेरे पास 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है, तो मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल ही मिसाल इसके अंदर ले रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स और वाई से निकल सकते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि पी जो है वो एक इवेंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये इवेंट इन स्पेस है, इवेंट इन स्पेस है। अच्छा, न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर, यानी जो ओल्ड मैकेनिक्स है आइंस्टाइन से पहले, स्पेस और टाइम को एब्सोल्यूट कहा जाता था, और ये कहा जाता था कि यानी इनको डिफाइन इस तरह से किया जाता था कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते थे। यानी अगर कोई इवेंट स्पेस में हो रहा है तो उससे टाइम के फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अगर कोई इवेंट टाइम में हो रहा है तो उससे स्पेस के फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम जानते हैं कि जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, टाइम की एक एब्सोल्यूट क्लॉक है, एक यूनिवर्सल क्लॉक है, जो पूरी यूनिवर्स के अंदर एक ही रफ्तार से तमाम यूनिवर्स के तमाम स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर एक ही रफ्तार से हरकत कर रहा है। तो लिहाजा मुझे ये भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये इवेंट सिर्फ स्पेस में नहीं हुआ, बल्कि किसी ना किसी टाइम पे भी हुआ है। तो मैं इसको इवेंट इन टाइम भी शो करना चाहता हूँ। लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया था वो स्पेस का था, लिहाजा उसके अंदर मैं कहीं भी टाइम का एक्सेस नहीं डाल सकता, और मैं डालूंगा भी नहीं, ताकि हम लेक्चर 4 में जाके फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या हम टाइम को एक्सेस के तौर पे ले सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हम टाइम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट लेंगे। तो यूं समझ लें कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है जी, और उस बंदे के पास जो है वो एक घड़ी है, और उस घड़ी के थ्रू जो है वो इसका टाइम नोट करेगा, टी। ठीक है जी। तो इस तरह से स्पेस और टाइम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके चलते हैं। आप जब इस इवेंट की लोकेशन देख रहे होते हैं तो फिर आप उसके टाइम को नोट नहीं, टाइम को बीच में नहीं लाते यार। आप कहते हैं कि अच्छा ये इस पॉइंट पे मौजूद है और इस पॉइंट पे मौजूद है, और बाद में उसके अंदर आप टाइम डालते हैं, और फिर टाइम डाल के
अगर वो पॉइंट इवॉल्व कर रहा है टाइम के अंदर तो आप उसकी टाइम एवोल्यूशन को स्टडी कर लेते हैं। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का बुनियादी काम था। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रेम नजर आ रहा है, ये जो आदमी नजर आ रहा है जिस फ्रेम के अंदर ये खड़ा हुआ है, लाजमी नहीं है कि ये फ्रेम जो है ये रेस्ट के ऊपर हो। जैसा कि यहाँ पे हम इस फ्रेम को ऐसे शो करवा रहे थे कि ये फ्रेम रेस्ट पे है, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि ये जो पॉइंट पी है फॉर एग्जांपल, ये मूव कर सकता है, लेकिन ये जो जो फ्रेम है ये वहीं का वहीं मौजूद रहेगा, और ये जो शख्स फ्रेम के अंदर खड़ा हुआ है ये भी वहीं का वहीं मौजूद रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। लेकिन फ्रेम मूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये आदमी इस फ्रेम के अंदर नहीं था, बल्कि वो एक पास से एक ट्रेन गुजर रही है और उस ट्रेन के अंदर वो बैठा हुआ था, और वाकया जो है वो ट्रेन से बाहर होता है। अब ट्रेन चूंकि चल रही है, लिहाजा जो ऑब्जर्वर है, ये जो आदमी इस फ्रेम के अंदर खड़ा हुआ है, अब इसका फ्रेम रेस्ट फ्रेम नहीं होगा, मूविंग फ्रेम होगा। तो मूविंग फ्रेम के अंदर भी अ, चले मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ रेफरेंस फ्रेम को, कि रेफरेंस फ्रेम ये दूसरा अहम कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का। ठीक है जी, तो रेफरेंस फ्रेम ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है, बेसिकली इज नथिंग देन द सिस्टम ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट क्या चीज होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट? मैं आपसे बीच बीच में सवाल भी पूछता रहूंगा, तो उससे फिर अब मुझे पता रहेगा कि मुझे सुन भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, ये सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट का मुझे जरा बताएं क्या होता है, तब तक मैं लिख लेता हूँ और चीजें। कोई कोई जवाब देगा मुझे? फेसबुक पे आप जो देख रहे हैं लाइव वो भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट? जब हम कहते हैं कि जी ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो उससे का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट नहीं है? वैसे साहब अगर वो कमेंट है तो मुझे बताइएगा, अभी तक तो मैं कोई नहीं सुन रहा। ओके, अब फ्रेम्स जो हैं ये दो तरह के हैं। एक को हम बोल रहे हैं कि ये 1 सेकेंड, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। ओके, रेस्ट फ्रेम जो है, हम कहते हैं कि अगर कोई फ्रेम है और वो फ्रेम जो है वो अपने इर्द गिर्द की चीजों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग पॉइंट्स, यानी आप किसी भी पॉइंट पे खड़े होके उस फ्रेम को देखें तो वो आपको वैसे का वैसा ही नजर आएगा। तो ये कह लें कि जीरो वेलोसिटी वाला फ्रेम है, कि वो मूव नहीं कर रहा। अब मूविंग फ्रेम जो है इसकी फिर आगे दो टाइप्स बन जाती हैं। मूविंग फ्रेम जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। अगर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका क्या मतलब है कि हर लम्हे में वो बराबर फासला तय करता है, यानी अगर वो मूव भी कर रहा है, फर्ज करें कि वो एक पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आपका यानी फ्रेम यहाँ पे था, अब वो फ्रेम यहाँ पे आ गया, तो इस डायरेक्शन में फर्ज करें कि सिर्फ वन डायमेंशन में मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर आपका फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब मूव कर रहा है तो जाहिर है उसका एक्स टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो हमें पता है कि जो एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव यू द स्पीड ऑफ द फ्रेम। और अगर इसको वेक्टर वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेलोसिटी कहेंगे। अगर तो इसकी वेलोसिटी जो है बराबर फासला तय कर रही है बराबर टाइम इंटरवल्स में, तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अदरवाइज अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, तो हम कहते हैं कि बराबर टाइम इंटरवल में उसका जो फासला है वो जल्दी से बदल रहा है, या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है।
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो फ्रेम होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और उसकी वजह क्या है उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी वजह ये है कि उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, होल्ड करता है। और इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ फ्रेम होगा। अब वो फ्रेम लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ ये डब्बा जो मैंने बनाए हुए हैं यही हो। कोई भी शख्स, कोई भी ऑब्जर्वर, अगर वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट, या इवेंट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, और इन दोनों की जो रिलेटिव मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। एक्सेलरेशन में फिर आपको पता है कि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, हम एक्सेलरेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, वो जनरल रिलेटिविटी का टॉपिक है और जनरल रिलेटिविटी इस दफा हम नहीं कर रहे। सो वी विल बी ओनली कंसर्न विद, यानी जो हमारा कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, इनर्शियल फ्रेम के साथ। सवाल ये है कि जो रेस्ट फ्रेम है इसको क्या कहा जाएगा, इसको इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा, इसका कोई जवाब देना चाहे। क्या कहेंगे इसको, पता तो है सबको वैसे। तो ये इनर्शियल फ्रेम होता है, और इसको डिफाइन करने का एक तरीका ये भी होता है कि इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो जीरो जीरो ही हमेशा रहता है। तो जीरो को जब तक एक्सेलरेट ना किया जाए तो वो आगे नहीं जाएगा ना पीछे जाएगा। तो अगर वो जीरो पे ही खड़ा रहता है, यानी उसकी वेलोसिटी अगेन यूनिफॉर्म है बट जीरो है, तो फिर भी वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इनर्शियल फ्रेम की फिर जनरल डेफिनेशन ये हो गई कि एनी फ्रेम that is at rest or moving with uniform speed, uniform velocity। तो ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो रही हो तो हम बोलेंगे ये इनर्शियल फ्रेम है। फिर इसके बाद ये है कि अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट से यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उसको भी हम बोलते हैं कि वो, लेट मी सी कि अगर कोई क्वेश्चन है, मैसेज तो था। कोई सवाल है तो मुझे बता दें, कि मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा सवाल। जीरो वेलोसिटी सेम इनर्शियल, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सबने। इनर्शियल फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड होता है, हाँ ये भी एक कहने का तरीका है, अच्छा तरीका है कि ये नॉन एक्सेलरेटेड, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन है, तो नॉन एक्सेलरेटेड भी इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, टू इनर्शियल फ्रेम्स, फर्ज करेंगे दो इनर्शियल फ्रेम हैं, वो क्या दोनों इनर्शियल होंगे या नहीं होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। टू इनर्शियल फ्रेम्स आर इनर्शियल, लेकिन शर्त ये है, इफ दे आर इन relatively or relative uniform motion, तो फिर हम कहेंगे कि ये दो रेफरेंस फ्रेम आपस में भी इनर्शियल हैं। किस तरह, मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल ली जा सकती है कि फर्ज करें कि आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं और वो कार एक बहुत परफेक्ट रोड के ऊपर चल रही है, जैसे कि मोटरवे का रोड है। मुझे नहीं पता कि अब मोटरवे के रोड उखड़ गए हैं कि नहीं, लेकिन फर्ज करें कि एक परफेक्ट रोड है और उसके ऊपर गाड़ी एक कांस्टेंट रफ्तार से, जाहिर है उसकी रफ्तार बीच में कहीं कम ज्यादा होगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो हो सकता है 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो थोड़ी देर के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड में आ गई है। ऐसी गाड़ी के अंदर जिस जो कि 100 की रफ्तार से जा रही है, ना उसकी रफ्तार बढ़ रही है ना कम हो रही है, और हम फर्ज कर रहे हैं कि जो सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन भी मौजूद नहीं है, और हम ये भी फर्ज कर रहे हैं कि वहां पे एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, यानी एक परफेक्ट सिस्टम है जिसके अंदर परफेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी मौजूद है। अब वो कार के अंदर जो शख्स बैठा हुआ है वो कार के अंदर वाली चीजें, मतलब स्टेयरिंग या
चलें स्टेयरिंग भी उसने समझ लें कि पकड़ा हुआ है और उसको वो घुमा नहीं रहा, उसके अंदर टॉर्क भी मौजूद नहीं है। तो गाड़ी की सीट के हवाले से जिस सीट के ऊपर वो बैठा हुआ है वो शख्स रेस्ट के अंदर है। अब चूंकि हमने अभी बोला है कि अगर कोई चीज रेस्ट के अंदर हो तो हम कहते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना, रेस्ट के अंदर हो तो आदमी गाड़ी में अपनी सीट के हवाले से रेस्ट पे है तो वो इनर्शियल फ्रेम है, आदमी खुद एक इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन चूंकि वो एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और वो गाड़ी मूव कर रही है, उस गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है जो कंडीशंस हमने रखी हैं उन सबको देखते हुए, तो लिहाजा हम कहेंगे कि वो गाड़ी भी इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो आदमी गाड़ी के हवाले से या गाड़ी आदमी के हवाले से दोनों जो ऑब्जर्वेशंस करेंगे लॉज ऑफ मैकेनिक्स की वो सेम ऑब्जर्वेशन होगी। यानी अगर गाड़ी में बैठा हुआ आदमी किसी चीज के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता हुआ देख रहा है तो मूविंग कार के अंदर रेस्ट के अंदर और मूविंग फ्रेम के अंदर दोनों के अंदर वो सेम नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ कोई फोर्स लगी थी जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन हमें नजर आ रहा है, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। आपको मालूम है कि जहां भी एक्सेलरेशन मौजूद हो वहां पे फोर्स मौजूद होती है। तो जो फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स है वो दोनों के लिए सेम होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि दो इनर्शियल फ्रेम आपस में भी इनर्शियल फ्रेम है। फिर आपको याद होगा एक और बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है क्लासेस के अंदर जो होती है जमीन की, कि जमीन जो है वो अगरचे नॉन इनर्शियल है क्योंकि जमीन स्पिन भी कर रही है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये सन है और यहाँ पे अर्थ मौजूद है तो हमें पता है अर्थ के अंदर एक तो स्पिन मोशन मौजूद है, ये अपने महवर के गिर्द घूमती है, प्लस इसके अंदर ऑर्बिटल मोशन भी मौजूद है। तो ये हमें मालूम है कि जमीन टू बी वेरी एक्यूरेटली इट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है। लेकिन किसी न किसी हद तक हम इसको इनर्शियल ले लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो जमीन की ऑर्बिटल स्पीड है वो 30 किलोमीटर, स्पिन स्पिन मोशन इसकी आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, 30 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन इसका मास इतना ज्यादा है और उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है और उसका साइज इतना ज्यादा है कि जो मास टू वॉल्यूम रेशो है वो बहुत ज्यादा, मास टू स्पीड रेशो है या वॉल्यूम टू स्पीड रेशो है वो बहुत कम हो जाती है, तो इस वजह से हम जमीन को भी इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और अक्सर ये भी एक सवाल किया जाता है कि जी अगर जमीन घूम रही है, जमीन चल रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता। तो अब आप वो जो कार वाली मैंने मिसाल दी थी उसको जहन में रखें कि हमारी जमीन इतनी बड़ी है और कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी जो इसके अंदर एक्सेलरेशन है, जो 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 एक्सेलरेशन है उसकी रफ्तार बहुत कम है कंपेयर टू जो कि हमारी रोजमर्रा की रफ्तार होती है गाड़ियों की। तो इस वजह से जमीन को हम एक इनर्शियल फ्रेम के तौर पे लेते हैं और उसके ऊपर जो इंसान रहते हैं या जो कमरे या घर हमने बनाए हैं, लेबॉर्ट्रियां बनाई हैं, वो भी इनर्शियल फ्रेम होती हैं। तो जमीन इनर्शियल फ्रेम है और उसके ऊपर जो कमरा हमने तैयार किया वो भी इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर है जमीन के लिहाज से। तो जमीन और वो कमरा या लेबॉर्ट्री दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, इनर्शियल फ्रेम्स हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट थी ये उसकी एक एक मिसाल है कि चूंकि जमीन एक इनर्शियल फ्रेम है तो लिहाजा जमीन के अंदर जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है वो हमें इसलिए महसूस नहीं होता कि मैं भी जमीन के ऊपर ही मौजूद हूँ और कोई ऐसा वाकया मैं नहीं ऑब्जर्व कर रहा जो जमीन से बाहर रूनुमा हो रहा हो। अगर मैंने जमीन का एक्सेलरेशन देखना है और ये देखना है कि जमीन नॉन इनर्शियल है तो मुझे जमीन से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं उस इनर्शियल फ्रेम का हिस्सा हूँ, तो लिहाजा मैं भी इनर्शियल इनर्शियल हूँ। तो मैं उस एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता जब तक कि मैं उस इनर्शियल फ्रेम से निकल के बाहर ना चला जाऊँ। तो इस वजह से हमें जमीन का एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता। ओके, मेरा ख्याल है इतनी गुफ्तगू काफ़ी है इनर्शियल फ्रेम्स के हवाले से। अब नेक्स्ट जो है मैं चाहता हूं कि हम बात करें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि हमारे पास फर्ज करें दो फ्रेम है, फर्ज करें कि ये एक फ्रेम है और इसका ओरिजिन ओ है और इस फ्रेम को मैं नाम देता हूं एस, और मैं ज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा ये फ्रेम है एस फ्रेम है। चलें अभी मैं इसको कोई नाम नहीं देता, बस अब ये ज्यूम करें कि जो एस फ्रेम है, एस फ्रेम मतलब ये हम ज्यूम कर रहे हैं, लेट एस फ्रेम इज एड्रेस।
और एक और फ्रेम मैं ले लेता हूँ। फर्ज करें कि एस फ्रेम आप हैं, जो कि आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं या जहाँ भी आप मौजूद हैं, रेस्ट के ऊपर आप मौजूद हैं। और उसके साथ ही एक और फ्रेम है जिसका ओरिजिन ज़रा मुख्तलिफ है, हम इसको ओ प्राइम कह लेते हैं और इस फ्रेम को हम एस प्राइम कह लेते हैं। और मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से जो एस प्राइम फ्रेम है ये लेट से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इनर्शियल फ्रेम है, लिहाजा v जो है वो कांस्टेंट है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो s प्राइम फ्रेम है ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप नोट करें कि मैंने यहाँ पे दोनों फ्रेम्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई वो एक सेम लिखे हैं। ठीक है, अभी मैं इनको चेंज भी करूंगा। फर्ज करें कि करीब ही कोई इवेंट होता है। ठीक है जी, फर्ज करेंगे यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर, लेट से इस पॉइंट के ऊपर ये एक इवेंट होता है और इस इवेंट का मैं नाम रखता हूँ पी। ठीक है जी, यानी तीसरी चीज जो मैं ज्यूम कर रहा हूँ वो क्या है कि देयर इज एन इवेंट। अब ये इवेंट कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ये जो एस प्राइम है ये ट्रेन है। ठीक है, एस प्राइम को समझ लें कि ये ट्रेन है और ये पाकिस्तानी ट्रेन है। तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और अचानक यहाँ पे कोई वाकया हो जाता है, कोई बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म से चलना शुरू हुई थी, लिहाजा वो बहुत स्लो रफ्तार में है, अभी उसने एक्सेलरेशन नहीं पकड़ा और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यानी ड्राइवर ने उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन अभी तक नहीं पैदा किया हुआ, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और आप जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप हैं जो कहाँ पे खड़े हुए हैं, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। और वो बल्ब जो है जब फ्यूज होता है तो जाहिर है जो डब्बे के अंदर रोशनी थी वो एकदम से गायब हो जाती है, अंधेरा होता है। तो खिड़कियों से वो चीज नजर आ रही है और आप भी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये इवेंट हुआ है। तो ये जो बल्ब फ्यूज हुआ है या जो इवेंट हुआ है इसको हम दोनों ने ऑब्जर्व किया है। अब हम ये करेंगे कि इसकी इसकी रिपोर्ट करेंगे। यानी हम दोनों ने क्या करना है, रिपोर्ट करना है इस इवेंट को। ठीक है, उस ऑब्जर्वर ने जो एस एस में खड़ा हुआ है, एस फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम में, और जो मूविंग फ्रेम में, दोनों ने इसको रिपोर्ट करना है। तो पी इवेंट हुआ है। ठीक है, अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग कैसे होगी? एस फ्रेम वाला जो आदमी है, एस वाला, वो इसको किस तरह से रिपोर्ट करेगा? वो कहेगा जी एक इवेंट हुआ है जिसका जिसका मैंने नाम रखा है पी। एक इवेंट हुआ है पी, यानी फ्यूज हुआ है बल्ब, और वो उस वक्त फ्यूज हुआ है जब गाड़ी कुछ फासला तय कर चुकी थी। कितना फासला तय कर चुकी थी वो अपने ओरिजिन से मैयर करेगा। तो ये जो है ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आपका इवेंट वाकई हो रहा है। तो ये जो फासला है इसको एस ऑब्जर्वर कहेगा कि ये एक्स फासला हुआ है। तो आपका जो ऑब्जर्वर एस है वो कहता है कि जी ये जो काम हुआ है ये एक्स वाई जी स्पेस में हुआ है और उस वक्त जो टाइम था वो टी था। उसकी घड़ी भी है ना, उसके पास एक घड़ी भी है। फर्ज कर लें कि ये घड़ी है, क्लॉक है। तो उसने रिपोर्ट कर दिया कि जी वाकया इस जगह पे हुआ एक्स वाई जी पे, और यहाँ पे मैं 2 डायमेंशन में शो कर रहा हूँ लेकिन आप 3rd डायमेंशन भी यहाँ पे इस तरह करके शो कर सकते हैं, जी वाली। एस प्राइम से पूछा जाता है कि जी हाँ जी आप बताएं क्या हुआ है। वो भी रिपोर्ट करता है वाकया। वो कहता है जो वाकया हुआ है ना वो एक्स वाई जी पे हुआ है और कुछ टाइम भी था उसकी घड़ी के ऊपर। अब गिलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये कहती है कि दोनों की रिपोर्ट सेम नहीं हो सकती। क्यों सेम नहीं हो सकती? इस वजह से कि दोनों का जो फ्रेम है वो डिफरेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट वाला है और दूसरे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग वाला है।
लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि दोनों एक जैसी रिपोर्टिंग करें। ठीक है, तो वो ये कहता है कि दोनों की रिपोर्टिंग में जो फर्क आएगा उसको हम यहाँ पे प्राइम से जाहिर करेंगे, और उसके लिए फिर हमें अपने ये कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम करने पड़ेंगे। और उसकी ये प्राइम की सिर्फ वजह ही सिर्फ ये है कि वो मूविंग फ्रेम के अंदर है, और अभी आपको ये नजर भी आ जाएगा कैसे। अगर आप गौर फरमाएं तो जब एस प्राइम अपनी मेजरमेंट कर रहा होगा तो वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि जी इवेंट हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, जो ब्लू में मैं शो करूंगा, और उसका ओरिजिन ओ प्राइम यहाँ पे था। तो उसने जो फासला नोट किया है यहाँ पे, अगर वो उसको एक्स कहे तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि एक्स तो ये लंबी सुर्ख लाइन है और ये अच्छी खासी लंबी है। तो अगर एक्स फासला इतना ज्यादा है और जो ब्लू वाला एक्स है जो एस प्राइम ने मेजर किया है वो कम है, तो मैं दोनों को सेम तो नहीं कह सकता। इसलिए मैं उसके ऊपर एक डैश लगा देता हूँ, एक्स प्राइम बना देता हूँ उसको, और मैं कहता हूँ कि वो फासला मुख्तलिफ है उस फासले से। अब अगर पूछा जाए कि जी वो फासला मुख्तलिफ क्यों हुआ, यानी एस का फासला ज्यादा क्यों है और एस प्राइम ने फासला कम क्यों मेजर किया है, तो जाहिरी सी वजह है, उसकी वजह वेलोसिटी है, क्योंकि एस प्राइम के पास वेलोसिटी मौजूद थी। लिहाजा हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं जो एक्स प्राइम और एक्स को आपस में रिलेट कर सके, और ये रिलेशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। किस तरह से? वो इस तरह से निकाला जा सकता है कि आप जो फासला मूविंग फ्रेम ने वेलोसिटी की वजह से तय किया है उसको भी ऐड करें और फिर देखें कि वो किसके बराबर आता है। यानी अगर आपका एस प्राइम मूव ना कर रहा होता और ओ प्राइम ओ की जगह पे ही मौजूद होता, तो फिर दोनों ने एक जैसी मेजरमेंट करनी थी और वो मेजरमेंट होनी थी एक्स के बराबर। अब वो एक्स प्राइम के बराबर जो आ रही है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोशन है एस प्राइम फ्रेम की। उस वजह से उसने कम फासला उसको लग रहा है और एस एस को ज्यादा फासला लग रहा है। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा फासला था जिसको एस प्राइम ने मैयर नहीं किया, कर लेना चाहिए था, उसको भी हम बीच में डालेंगे और वी टी उसका नाम रख देंगे, वेयर वी इज अ कांस्टेंट स्पीड और टी वो टाइम है जो ओ से ओ प्राइम तक जाने में लगता है। अब आपको वाजे तौर पे कोई बड़ी इसमें साइंस की जरूरत नहीं है, पैमाना रख के आप देख सकते हैं दोनों की लेंथ किस तरह से आपस में रिलेटेड है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है पूरे का पूरा, जो कि लंबी लेंथ थी एस के लिए, वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई है, एक्स प्राइम में और वी टी में। और इसको लिखने का एक और तरीका ये है कि आप एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी लिख दें। अब हमने चूंकि जानबूझकर वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में ट्रेन को मूव नहीं करवाया, उसको एक वन डायमेंशन में मूव करवाया था, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, और इसी तरह जो जेड वाला कोऑर्डिनेट है दोनों फ्रेम्स के लिए वो सेम रहेगा। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हम वन डायमेंशनल मोशन ले रहे थे। इसको जनरलाइज करके आप थ्री डायमेंशन में भी ले जा सकते हैं, वहां पे फिर आप इसको अगर थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो वो इस तरह से आर वेक्टर बनेगा और वो इक्वल होगा आर माइनस, और वी को भी फिर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और साथ उसके टी आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है थ्री डी के अंदर। यहाँ पे जो मैंने केस लिया है दैट इज वन डी। तो फिजिक्स में आप वन डी या थ्री डी में अगर अगर आपकी इक्वेशंस जो हैं वो सेम रह रही हैं, तो फिर आपको थ्री डी में जाके कॉम्प्लेक्स तरीके से समझने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली वन डी में इसको समझ सकते हैं और बाद में इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जी टू डी में भी इसका टू डी में भी यही होगा और थ्री डी में भी जो 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 इक्वेशंस हैं वो ऐसी ही रहेंगी। तो आपको बार बार उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम भी उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे और हम ये कहेंगे कि जी हमारी जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ वन डी में हो रही है। कोई सवाल है? जी, सवाल है वकार का कि जनरली फ्रॉम आउटसाइड इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम। जी बिल्कुल वकार, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है कि रिलेटिव मोशन दोनों की, तो बाहर और अंदर की बात नहीं है। यानी आप बाहर खड़े हैं ट्रेन से या ट्रेन के अंदर खड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों जो वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, यानी जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो दोनों का सेम है तो फिर डजेंट मैटर कि आप इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं, रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म है। तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पे डिफाइन किया था तो मैंने कहा था रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव, यानी एक दूसरे के हवाले से वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है।
इसके बाद असद अब्बास का सवाल है कि सर 2D और 3D में सेम वे ऑफ इक्वेशंस शो होंगी। हाँ बिल्कुल, ये जो मैंने आपको यहाँ साइड पे शो करवाया ना, तो ये होता है कि आप फिर जब 3D में जाते हैं तो आर वेक्टर लेते हैं और आप कहते हैं कि जी वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बराबर होता है, वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। तो अगर मैं एक्स को प्राइम कर दूं, वाई को प्राइम कर दूं, जी को प्राइम कर दूं, तो ये सारे का सारा आर जो है ये प्राइम हो जाएगा। तो ये एक्स आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्लस जी प्राइम के हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशंस देखने में इनकी जो फॉर्म है इक्वेशंस की वो एक जैसी है, यानी आर को भी 3 वेक्टर मिलके बनाया था, आर प्राइम को भी उसी तरह उसी तरतीब में 3 वेक्टर ने मिलके बनाया, सिर्फ उनको हमने चेंज किया, उनकी वैल्यू को चेंज किया। तो इसलिए जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो सेम रहती है, चाहे आप 1D में या 2D में है 3D में। ऑफ कोर्स वैल्यूज बदल जाती हैं कोऑर्डिनेट्स की, लेकिन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सेम रहती है। कोई अच्छा आयशा का सवाल है, बिकॉज अच्छा जमीन के हवाले से, हाँ बिल्कुल, जब आप बाहर चले जाएंगे तो फिर आप उसके ऑर्बिट को देख रहे होंगे और वो एक कर्व्ड पाथ होगा। अगर अगर कोई चीज कर्व्ड पाथ के अंदर चलती है तो ऑफ कोर्स वो एक्सेलेरेशन में आ जाती है। अगर 3 में लेकर जाएंगे तो एक्स वाई जी तीनों चेंज होंगे। जी बिल्कुल, तीनों चेंज होंगे अगर आपकी कंडीशंस इस तरह की हैं कि आप 3 डिमेंशन में उसको मूव करवा रहे हैं। वी जस्ट कंसिडर 2 फ्रेम्स। हाँ अभी यहाँ पे हम 2 फ्रेम ले रहे हैं, लेकिन हम लाखों फ्रेम भी ले सकते हैं। मतलब मैं 2 फ्रेम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन हर चीज दूसरी चीज के हवाले से रिलेटिव मोशन के अंदर रहती है। ठीक है, मतलब मैं इस वक्त जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ पे एक मेज भी है, एक कुर्सी भी है, एक फर्ज करें कि एक अलमारी भी है, ठीक है, और एक कापी पड़ी हुई है टेबल के ऊपर। तो ये सारी हर चीज जो है, हर पॉइंट जो है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना सकता है। यानी जहां भी ऑब्जर्वर खड़ा होगा वहां पे उसका ओरिजिन बन जाएगा ना। तो कापी खुद अपने आप को कहेगी कि मैं ओरिजिन पे हूँ, चेयर खुद को कहेगी कि मैं ओरिजिन पे हूँ। इसी तरह फिर ये बिल्डिंग जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ ये बाकी बिल्डिंग्स के साथ खड़ी हुई है। और या फिर जो चीजें चल रही हैं, अगर मसलन पंखा चल रहा है और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसको भी आप कह सकते हैं नहीं, पंखे को वो मोशन में आ जाएगा, वो ऑर्बिटल मोशन में, तो उसको नहीं कह सकते। लेकिन पंखा एज अ होल में बात कर रहा हूँ, मतलब कोई कुर्सी ले लें आप, तो वो अपना ओरिजिन खुद चूज कर लेगा और वो उसको यूनिफॉर्म मोशन ले। तो 2 फ्रेम्स लाजमी नहीं होते। जी रिवाइज हम करेंगे लास्ट के ऊपर। एक्स में डिफरेंस, जी 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 जी, ये बहुत जबरदस्त सवाल किया है मलिक मोहम्मद जैन अली ने, और मैं चाह रहा था कि कोई ये सवाल करे। बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम तो लिखा है कि चले उसमें तो चेंज आया नजर आ रहा है डायग्राम से, लेकिन जो टी को मैंने टी प्राइम किया है इसकी क्या वजह है? क्या टी भी टाइम भी चेंज होगा? यहाँ पे फिर फर्क आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स का और रिलेटिविटी का। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स पे हूँ। ओके, मैं अब चलता हूँ आगे टी के ऊपर कि जो टी की कहानी है वो क्या है। तो अभी आपने एक्स वाई प्राइम, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स को तो देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स या गैलीलियन रिलेटिविटी की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम ये कहते हैं कि जो टाइम है ना वो एब्सोल्यूट है। और न्यूटन ने जब अपनी किताब लिखी थी तो उसमें उसने कहा था कि जी एक यूनिवर्सल क्लॉक है, और वो किताब लिखते वक्त उसके जहन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी बेसिकली, क्योंकि गैलीलियो न्यूटन से पहले था। हम कहते हैं कि टी प्राइम जो है वो चेंज नहीं होता। आप पूछ सकते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं चेंज होता? इसकी कोई वजह नहीं है, ये हमारी अजम्पशन है। और यहां से आपको एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा जब आप रिलेटिविटी का कोर्स खत्म करने जा रहे होंगे, कि किस तरह अक्सर औकात हम जो अजम्पशंस लेके चल रहे होते हैं, हमने अपनी तरफ से जो मफरूजे बनाए होते हैं जिनका सबूत हमारे पास नहीं होता, वो हो सकता है कि गलत हो। और आइंस्टाइन की ग्रेटनेस यही है कि उसने
बहुत से मफरूजे जो लोगों ने बनाए हुए थे उनको गलत साबित किया, उनमें से एक मफरूजा ये भी होगा। फिलहाल हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में या न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर इस अजम्पशन को लेके चलते हैं, और ये बहुत क्रूशल पॉइंट है कि न्यूटन के मुताबिक चूंकि टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। फ्रेम का मतलब रेफरेंस फ्रेम ही है, ठीक है। जब भी मैं फ्रेम का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो रेफरेंस फ्रेम है, और चूंकि स्पेशल रिलेटिविटी का कोर्स है तो वो इनर्शियल फ्रेम ही होगा। सवाल है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो टी को फोर्थ कोऑर्डिनेट ना, अभी अभी आप इसको कोऑर्डिनेट ना लें। अभी आप इसको सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि टाइम, मैंने बताया कि वो जो घड़ी है वो इंडिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही। फर्ज करें कि चले मैं इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें कि ये दोनों फ्रेम है और ये घड़ी यहाँ पे नहीं थी, ये घड़ी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये जितनी भी सिचुएशन नीचे चल रही है ना, यहाँ पे ये रेड बॉक्स के अंदर जितनी भी सिचुएशन चल रही है, ये समझ लें कि एक स्पेस है और घड़ी इसके बाहर पड़ी हुई है। जिसका मतलब है कि चाहे मैं एस फ्रेम के अंदर खड़े होकर घड़ी को देखूं या एस प्राइम में घड़ी खड़े होकर घड़ी को देखूं, तो घड़ी के ऊपर जो टाइम चल रहा है वो दोनों को एक जैसा दिखाई देगा। तो टाइम जो है वो इन दोनों फ्रेम्स पे डिपेंड नहीं कर रहा कि फ्रेम खड़ा हुआ है या मूव कर रहा है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसका ये मतलब है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। और ये अजम्पशन थी गैलीलियो की, जिसको फिर बाद में न्यूटन ने भी जो है एक्सेप्ट मतलब अज्यूम किया और उसी की बुनियाद के ऊपर अपनी थ्योरी दी। फोर्थ डायमेंशन टाइम, अभी हम टाइम को ना डायमेंशन कह रहे हैं ना हम टाइम को फोर्थ कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारी स्पेस है वो 3 स्पेस है। अभी हम 3 स्पेस के अंदर हैं, हम 4 स्पेस के अंदर नहीं है। हमारी स्पेस 3 डायमेंशनल है, उसके अंदर सिर्फ एक्स वाई और जी है। तो हमारा जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो बेसिकली एक्स वाई जी हैं। जो टाइम को मैंने लिखा हुआ है, जिससे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि ये रौला ही खत्म हो जाए कि चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हमने इस तरह से हैं, तो वो फिर कंफ्यूजन करते हैं। तो पॉइंट जो है ना वो स्पेस के अंदर ही रिपोर्ट हुआ है और उसी से हमने वो इक्वेशंस निकाली हैं। जो टाइम वाली असम्पशन है या जो टाइम है वो एक इंडिपेंडेंट डेफिनेशन से आ रहा है, जिसका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो टाइम का फ्लो है, यानी जो घड़ी चल रही है दोनों की, एस और एस प्राइम की, वो एक ही रफ्तार पे चल रही है। उसका स्पेस में मोशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। और वहीं से फिर हम आगे जब रिलेटिविटी में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस असम्पशन में फिर मसले आ जाते हैं, इसके जो नतीजे निकलते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं। वो मैंने लिख कर तो दी थी यहाँ पे, लेकिन मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। वो ये है कि लेंथ इंटरवल एंड टाइम इंटरवल्स आर एब्सोल्यूट। और यहाँ पे अब आपको इस बात की समझ आएगी जो मैंने टाइम इंडिपेंडेंट की लिखी हुई है। फर्ज करें कि जी अभी एक वाकया नहीं, 2 वाकयात हुए हैं। मैं अब एक नई डायग्राम बनाता हूँ। अगेन यहाँ पे वो ऑब्जर्वर ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, एस फ्रेम है, एक दूसरा फ्रेम है एस प्राइम, और इसका ऑब्जर्वर वो प्राइम ओरिजिन के ऊपर खड़ा हुआ है। अब फर्ज करेंगे जी एक वाकया नहीं होता बल्कि 2 वाकयात होते हैं। लेट से एक वाकया ये होता है और ये वाकया जो है इसके कोऑर्डिनेट्स, अभी मैं 1 डायमेंशन में बात कर लेता हूँ, एक्स ए, और ये वाकया रूनमा हुआ टी ए पे। और एक और वाकया लेट से यहाँ पे रूनमा होता है जिसको मैं क्यू कह लेते, चले इसका नाम भी ए रख लेते हैं और इसका नाम बी रख लेते हैं। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स बी और टी बी है। लेकिन अगेन याद रहे कि यहाँ पे मैं स्पेस टाइम की बात नहीं कर रहा, मतलब ये सिर्फ लिखने का अंदाज है। कोऑर्डिनेट 1 डायमेंशन के अंदर मैं लिख रहा हूँ। अगर आप 2 डायमेंशन में लिखेंगे तो वो एक्स वाई आएगा, साथ टी जो है वो इंडिपेंडेंटली आप उसको मेजर कर रहे होंगे।
फर्ज करें कि मैं इंटरवल्स कैलकुलेट करता हूँ। इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब भी आप फिजिक्स कर रहे हो तो याद रखें, फिजिक्स में जब भी आप मेजरमेंट की बात करते हैं, जब भी आप चीजों को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, चीजों की मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा चेंज पे डिपेंड करती है। आप डिफाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपने मेजरमेंट करना होता है तो आप चेंज को बेसिकली स्टडी, जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उस चीज की चेंज को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट बेसिकली होती है चेंज इन सम पैरामीटर, और यहाँ पे हमारे पैरामीटर दो हैं, स्पेस एंड टाइम। तो फर्ज करें कि जी आपका जो एस फ्रेम है, चले अगेन वही बात है कि जो एस फ्रेम है वो उसको और तरह से मेजर करेगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कोऑर्डिनेट इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। सो लेट्स से दो इवेंट है। अब एस फ्रेम से पूछा जाता है कि जी हाँ बताओ क्या हुआ है, इवेंट ए पहले हुआ है या इवेंट बी पहले हुआ है, या क्या हुआ है। तो एस फ्रेम कहता है कि जी इवेंट हुआ है एक्स ए पे और उस वक्त टाइम था टी ए। अब मैं उनको कोऑर्डिनेट नहीं ले रहा। एस प्राइम से पूछा गया तो उसने कहा कि ये इवेंट हुआ है एक्स ए प्राइम पे और उस वक्त टाइम हुआ, सॉरी बी, यहाँ पे मैंने दूसरा इवेंट भी लिखना है क्योंकि दो इवेंट है ना। तो एक्स ए प्राइम और टी ए प्राइम अकॉर्डिंग टू एस एस प्राइम फ्रेम, और एक्स बी प्राइम और टी बी प्राइम, ये इन्होंने रिपोर्टिंग की है। अब इनसे अगला सवाल किया जाता है, यानी ये उन्होंने क्या रिपोर्ट किए हैं, ये उन्होंने पैरामीटर रिपोर्ट किए हैं, ठीक है। अब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा पैरामीटर में चेंज क्या आया है, दोनों से पूछा जाता है, ठीक है। तो एस फ्रेम पहले उसको मैयर, हमें पता है कि, बल्कि हमें पता है कि एक्स ए प्राइम का एक्स ए के साथ ताल्लुक है और वो ये ताल्लुक है माइनस वी टी। वी यहाँ पे अगेन कांस्टेंट स्पीड है तो मैं इसको टी ए कह लेता हूँ। सिमिलरली एक्स बी प्राइम का भी रिलेशन मुझे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से पता है कि वो बराबर होना चाहिए एक्स बी माइनस बी टी बी के। तो अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो एस फ्रेम कहता है कि जो डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स ए के बराबर होना चाहिए, सॉरी नॉट डेल्टा एक्स ए, डेल्टा एक्स के बराबर होना चाहिए, और वो बराबर होगा लेट्स से एक्स बी माइनस एक्स ए। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आप गौर फरमाएं तो एक्स बी ज्यादा दूर है एस से, और एक्स ए जो है यानी ए जो है वो करीब है, तो लिहाजा बड़े फासले को छोटे फासले से निकालकर पॉजिटिव फासला लिया जाता है, क्योंकि फासले को हमेशा पॉजिटिव से डिफाइन किया जाता है। तो इस वजह से मैंने एक्स बी को पॉजिटिव लिया है और एक्स ए को नेगेटिव लिया है। ओके सो जब एस प्राइम से पूछा जाता है तो वो कहता है कि जी जो डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स प्राइम के बराबर होना चाहिए, और वो उसको लिखता है एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम। सिमिलरली टाइम इंटरवल भी दोनों नोट करते हैं, ये स्पेशल इंटरवल था, अब टाइम इंटरवल। तो एस फ्रेम कहता है कि जी ये बराबर होगा टी बी माइनस टी ए के, और हम फिर अज्यूम कर रहे हैं कि जो टाइम की सेंस है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली ये कहता है कि जी डेल्टा टी प्राइम बराबर है टी बी प्राइम माइनस टी ए प्राइम के। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है कि ये फिर बराबर होना चाहिए टी बी माइनस टी ए के, क्योंकि हमारी एजम्पशन के मुताबिक टाइम में कोई फर्क नहीं आता, तो लिहाजा डेल्टा टी प्राइम और डेल्टा टी दोनों सेम होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स प्राइम भी सेम हो, उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स प्राइम और डेल्टा, सो लेट्स से डेल्टा एक्स प्राइम को मैं लिखता हूँ यूजिंग दीज इक्वेशंस जो अभी हमने लिखी है यहाँ पे, लॉरेंस सॉरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स बी प्राइम को मैं लिख सकता हूँ एक्स बी माइनस वी टी माइनस एक्स ए माइनस वी टी। नोट फरमाएं कि यहाँ पे मैं टी प्राइम नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि टी प्राइम इक्वल टू टी है, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को एक्सपेंड करें तो आप देखेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स ए माइनस वी टी प्लस वी टी, लास्ट टू टर्म्स कैंसल आउट, तो आपका जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो डेल्टा एक्स प्राइम है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा टी प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। लेकिन
जो x प्राइम है दैट इज नॉट इक्वल टू x, बट जो t प्राइम है दैट इज इक्वल टू t। तो ये हमारी सारी बहस का नतीजा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। दिस इज द रिजल्ट। इस रिजल्ट को अगर आप लफ्जों में बयान करना चाहें तो आप किस तरह करेंगे? इसको बयान करने के लिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ये है कि लेंथ इंटरवल्स एंड टाइम इंटरवल्स आर एब्सोल्यूट। आप नोट फरमाएं कि जो चेंज इन लेंथ है वो दोनों फ्रेम्स के अंदर क्या आ रही है? सेम। यानी दोनों से अगर पूछा जाए कि जी लेंथ में चेंज क्या आया है तो दोनों एक ही रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। जो एक्स में चेंज है वही एक्स प्राइम में चेंज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों की रीडिंग भी एक थी, दोनों की रीडिंग डिफरेंट है। यानी जो एक्स प्राइम और एक्स है दीज वर दी रीडिंग्स, दीज वर द रिपोर्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं लेकिन इंटरवल्स चेंज नहीं होते। सो अगर मैं एक जुमले में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इंटरवल्स आर एब्सोल्यूट। ये सारा खुलासा है गैलीलियन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके लिए आइंदा मैं GT इस्तेमाल किया करूंगा, इसका मतलब होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक बात समझ आ गई आपको कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा क्या है कि जो इंटरवल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं। अब जरा मुझे बताएं कि जो बेसिक फिजिक्स की क्वांटिटीज होती हैं जो FSE में पढ़ाई जाती हैं वो क्या होती हैं? व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज? रीडिंग्स वाली बात एग्जांपल से समझा दें। जो इंटरवल्स वाली बात है, ठीक है। फर्ज करें कि जी मेरे पास एक रॉड है, एक पैमाना है। सवाल किया जाता है मुझसे कि जी इस पैमाने की लेंथ क्या है। तो लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? आप एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं x1, एक फाइनल पॉइंट लेते हैं x2, और फिर आप क्या करते हैं? आप x2 माइनस x1 करते हैं और इससे आपको उसकी लेंथ मिलती है जो बेसिकली डिफरेंस ऑफ दीज पॉइंट्स होता है, दैट इज योर लेंथ। तो जब मैं कह रहा हूं कि डेल्टा x और डेल्टा x प्राइम दोनों बराबर हैं, उसका मतलब L इज इक्वल टू L प्राइम। यानी जो S फ्रेम ने लेंथ मेजर करनी है इस रॉड की और जो S प्राइम ने मेजर करनी है वो सेम होगी। बिल्कुल जबरदस्त, लेंथ मास टाइम। तो बेस क्वांटिटीज जो हैं दे आर लेंथ, मास एंड टाइम। ये बेस क्वांटिटीज होती हैं। और अभी इस मिसाल से भी आपने देख लिया कि जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स यानी इंटरवल से निकालते हैं आप। और इसी तरह जो टाइम है वो भी बेसिकली टाइम इंटरवल होता है। कभी ये नहीं, आप अगर आप कहते हैं कि ये 10 बजे हैं तो उसका रेफरेंस होता है कि जी 12 से शुरू करके 1 2 3 4 5 और फिर आप 10 पे पहुंचे हैं। तो हमेशा जब भी मेजरमेंट की जाती है तो 2 पॉइंट्स लिए जाते हैं, स्पेस में भी टाइम में भी। सिमिलरली मैथ्स भी इसी तरह, जब भी आप किसी चीज का मैथ्स निकालते हैं तो आप उसको बैलेंस करवाते हैं ना, मतलब किसी भी तरह से कि अगर आपने ये वाला मैथ्स निकालना है तो फिर आपको ये वाला मैथ्स जो है इसका पता होना चाहिए। तो फिर आप एक तकड़ी पर रख के दूसरा मैथ्स निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हमेशा आपको 2 मैथ्स। तो ये जो बेस क्वांटिटीज हैं इनकी मेजरमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करती है? इंटरवल के ऊपर। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या कह रही है कि जो इंटरवल्स हैं ये एब्सोल्यूट होते हैं। जब भी आप किसी चीज का चेंज देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में तो वो एब्सोल्यूट होगा। दूसरे लफ्जों में जब भी आप किसी चीज की लेंथ मेजर करेंगे तो वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। आप किसी चीज का टाइम इंटरवल मेजर करेंगे, मैं इसको कैपिटल T से इसलिए लिख रहा हूं ताकि इंटरवल और कोऑर्डिनेट में फर्क रहे, तो वो भी क्या होगा? सेम होगा। और अगर आप किसी चीज का मास मेजर करेंगे तो वो भी क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीजें इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। यानी चाहे अगर एक चीज 10 किलो की है तो वो गाड़ी में बैठ के उसको तोलें या उसको आप घर में बैठ के तोलें, वो 10 किलो की रहेगी। इसी तरह एक रॉड अगर 1 मीटर का है तो उसको आप चाहे घर में बैठ के तोलें, मेजर करें, मापें, या उसको आप किसी रेस्ट फ्रेम के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के मूविंग फ्रेम के अंदर मापें, उसकी लेंथ 1 मीटर ही रहेगी। सिमिलरली टाइम इंटरवल भी चीजों का सेम ही रहेगा। यानी जिस वक्त सूरज फॉर एग्जांपल निकला है फैसलाबाद में, फर्ज करें सूरज निकलता है जी सुबह 4:30 बजे मिसाल के तौर पे, तो
जितने भी फैसलाबाद के बासी हैं वो सारे के सारे, चाहे वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उस वक्त या वो सो रहे थे या जो भी थे, जो भी ऑब्जर्व करेगा सूरज के निकलने के इवेंट को, वो कहेगा जी 4:30 बजे निकला है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे सूरज के निकलने को रेफरेंस ले रहे हैं रात के साथ, चेंज देख रहे हैं कि जी वो पहले उफक के ऊपर था और अब उफक से थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो वो जो डिस्टेंस बना है, इंटरवल बना है टाइम का और स्पेस का, वो एब्सोल्यूट है। इस वजह से सारे के सारे उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा है कि जो बेस क्वांटिटीज हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। और आपको पता है कि जितनी भी फिर क्वांटिटीज बनती हैं वो इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। सिमिलरली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसमें चार्ज भी शामिल कर सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो भी सेम रहता है पार्टिकल्स का। लेकिन अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, तो चार्ज की अभी हम बात नहीं करते। अदर क्वांटिटीज कैन बी ड्राई, बिल्कुल जबरदस्त। दूसरी क्वांटिटीज क्योंकि बेस से निकल आती हैं, तो अगर बेस जो है वो क्वांटिटीज वो एब्सोल्यूट हैं, तो फिर उनसे जो भी चीजें बनेगी उनकी भी मेजरमेंट क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो भी जाएं, उसके बावजूद जो है वो आपकी आपकी आपका जो 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 इंटरवल्स हैं स्पेस और टाइम के, या जो चेंज है चीजों के, वो एब्सोल्यूट रहते हैं। ओके। अच्छा, अभी तक हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट। मैं देख लूं जरा कुछ और सवाल अगर हैं तो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनको समझ नहीं आ रही या आवाज नहीं सुनाई दे रही, उनके लिए ये है कि ये रिकॉर्ड होंगे, और लेकिन आई डोंट नो कि ये कब अपलोड होंगे। अ, लेकिन फिलहाल चलें, जो हम कर रहे हैं उसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अब अगली बात करते हैं, वो है न्यूटोनियन रिलेटिविटी के हवाले से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तलाल, ये जुमला जो है ना, इसको आपने दिमाग में बिठा लेना है, रट्टा मार लेना है। ऑल इंटरवल्स आर एब्सोल्यूट, चाहे वो स्पेस के इंटरवल हैं चाहे टाइम के इंटरवल हैं, दे आर एब्सोल्यूट। मतलब ये कि हो सकता है आपका, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि, चले मैं दोबारा उसको लिखता हूँ यहाँ पे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, वन डायमेंशन में बात कर रहा हूँ, जी प्राइम इज इक्वल टू जी, और टी प्राइम इज इक्वल टू टी। ये है आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आइंदा मैं जीटी बोला करूंगा। अब इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा एक्स प्राइम डेल्टा टी प्राइम वो चेंज नहीं होंगे। वैसे तो टाइम भी वैसे ही नहीं चेंज हो रहा, तो डेल्टा टी प्राइम अज्यूम ही है, तो स्पेस में मेन चीज आती है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज न्यूटोनियन रिलेटिविटी या न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये क्या चीज है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको पता है स्टार्ट कहाँ से लेते हैं आप डिफाइन करते हैं पोजीशन, ठीक है जी, फिर आप डिफाइन करते हैं वेलोसिटी, फिर आप डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन, फिर आप मास डिफाइन करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करके फोर्स डिफाइन करते हैं, फिर मोमेंटम डिफाइन करते हैं, फिर आप एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं, फिर आप टॉर्क डिफाइन करते हैं, पावर डिफाइन करते हैं, वर्क डिफाइन करते हैं, एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है, प्रेशर डिफाइन करते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं अब सारे सारे पे नहीं जाना चाहता। तो ये सारी जो होती हैं, ये क्या होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? आप पढ़ा होगा आपने एफएससी में, इनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज वक्त के साथ कैसे चेंज होती हैं, ये आपको मैकेनिक्स बताती है, जिसके अंदर फिर दो पार्ट्स होते हैं। मैकेनिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स के अंदर आप टाइम को शामिल नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम चीजों को देख रहे होते हैं। और फिर होती है डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर फिर आप टाइम भी शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि टाइम के साथ इनमें क्या चेंज आता है। ठीक हो गया जी। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हम कर रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इसका मतलब एक्स को तो मैंने कर लिया है, देख लिया कि जी एक्स कैसे चेंज होता है। तो फितरी सा सवाल होगा कि अब मैं देखूंगा जो 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 मेरी वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होगी।
तो आपको पता है वेलोसिटी मैं v की बजाय u इस्तेमाल किया करूंगा, क्योंकि v जो था वो फ्रेम की वेलोसिटी है। फ्रेम मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरा एस प्राइम फ्रेम है और इसकी वेलोसिटी वी प्राइम है, और ये मेरा ऑब्जर्वर ओ का ओरिजिन है और ये एस है। तो वी, सॉरी वी प्राइम की बजाय इसको वी कहता हूँ, वी जो है उसकी वेलोसिटी, तो यू को मैं डिफाइन करता हूँ डी एक्स बाय डी टी। फर्ज करें कि जी कोई इवेंट हो रहा है, लेकिन उस इवेंट की भी कोई रफ्तार है, और उस रफ्तार को मैं कहता हूँ यू। अब अगेन उसकी जो पोजीशन है एस के हवाले से वो एक्स होगी, और जो एस प्राइम के ओरिजिन पे है उसकी पोजीशन है वो एक्स प्राइम होगी। और अगर वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं एस फ्रेम के सॉरी एस फ्रेम के अंदर जो उसकी जो रेस्ट फ्रेम है उसके अंदर उसकी वेलोसिटी इस तरह से डिफाइन करूंगा। और यू प्राइम, और मैं इसको एक्स भी बाज़ कहूंगा, इसका मतलब होगा कि हम एक्स एक्सिस में मोशन की बात कर रहे हैं। तो यू प्राइम जो है वो एस प्राइम फ्रेम के लिए वेलोसिटी होगी, और वो इसको इस तरह से लिखेगा, हर चीज प्राइम कर देगा, राइट। अब इसके अंदर ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, इसके अंदर एक चीज मुझे कंफर्म है, और वो ये है कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है। डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी टी। टाइम इंटरवल, टाइम जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स प्राइम ओवर डी टी, यानी डी टी प्राइम को मैं टी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टी प्राइम इज इक्वल टू टी, तो लिहाजा डी टी प्राइम इक्वल टू डी टी, इसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब जब मैं डी बाय डी टी लिखूंगा, तो एक्स प्राइम का मुझे फार्मूला पता है जो यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, एक्स माइनस वी टी। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें तो आपको मिल जाएगा डी एक्स बाय डी टी माइनस वी। अब अभी हमने डिफाइन किया था कि डी एक्स बाय डी टी क्या चीज है, ये यू एस फ्रेम की वेलोसिटी है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम है, ये क्या है, ये एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी है। तो मैं लिख सकता हूं कि यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। तो ये बड़ा मशहूर फार्मूला होता है। आपको पता है कि इससे क्या नजर आ रहा है आपको कि यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ यू एक्स इक्वल टू यू एक्स प्राइम। समझाने के लिए ये जो दूसरा फार्मूला है ये ज्यादा आसान रहेगा। इस फार्मूले से आपको क्या समझ आ रही है? यू एक्स प्राइम, यू एक्स क्या है, ये एस फ्रेम के अंदर मेजर की गई वेलोसिटी है। यू एक्स प्राइम क्या है, एस प्राइम के अंदर, सॉरी एस प्राइम के अंदर मेजर की गई वेलोसिटी है। वी क्या है, वी एस प्राइम की वेलोसिटी है, ये उसकी स्पीड है चूंकि वन डायमेंशन में है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है, किस स्पीड के साथ, वी स्पीड के साथ, तो ये जब रिपोर्ट करेगा, और फर्ज करें कि वो किसी गाड़ी के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, और वो बॉक्स जो है वो भी मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो अगर मैं इस बंदे से पूछूं कि हाँ भाई ये जो दूसरा वाला है जिसका कोई नाम रख लें बी, और इसका नाम रख लेंगे, मैं ए से पूछता हूँ हाँ बताओ भाई बी की जो रफ्तार है वो क्या है, तो वो क्या करेगा, वो वी प्लस यू कर देगा। इसको रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी इस बंदे बी की अपनी स्पीड प्लस वो जिस फ्रेम के अंदर है उसकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी, और आपको वी प्लस यू मिलेगा। यही नतीजा आपको यहाँ पर एस और एस प्राइम के अंदर भी नजर आ रहा है। एस प्राइम के अंदर भी नजर आ रहा है कि वी जो है वो यू में ऐड हो गया, वी जो है वो यू प्राइम के अंदर ऐड हो जाएगा, और उससे आपको फिर रेस्ट फ्रेम की वेलोसिटी मिल जाएगी। यहां तक कोई सवाल? इसी को अगर मैं दूसरी तरफ उल्टा के लिखूं तो यहाँ पे क्या है, एस प्राइम की स्पीड, एस प्राइम ने जो मेजरमेंट की है, ये क्या है जो एस ने मेजरमेंट की है, और ये क्या है। इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ यू एक्स प्राइम इक्वल्स यू एक्स प्लस माइनस वी। अब v क्या था, एस प्राइम की स्पीड, v क्या था, राइट साइड पे अगर आपका एस प्राइम जा रहा है, ठीक है, ये देखें एस प्राइम अगर राइट साइड पे जा रहा है
तो v उसकी स्पीड थी। तो जब मैं इसको माइनस v करूंगा तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ उसकी स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ux प्राइम मेजरमेंट करेगा तो उसको यूं लगेगा कि जो s है ना वो मूव कर रहा है, यानी अब सिचुएशन उलट हो गई। s जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ v स्पीड के साथ, और s प्राइम को लग रहा है कि मैं रेस्ट पे खड़ा हूँ। ये बंदा जो b था वो समझेगा कि मैं रेस्ट पे खड़ा हूँ, और a जो है उसको मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ट्रेन चल रही हो प्लेटफॉर्म के ऊपर तो कभी कभार ये लगता है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है, ट्रेन खड़ी हुई है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो तो ये डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये हम उसी फार्मूले को जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी बजाय इसके कि नई फिजिक्स निकालें, अब वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ आप स्पीड को माइनस v कर देंगे, और जो राइट की तरफ फ्रेम जा रहा था वो रेस्ट, यानी अपने फ्रेम में रेस्ट पे आ जाएगा, और वो दूसरे को कहेगा कि तुम जो है वो लेफ्ट पे मूव कर रहे हो। ठीक हो गया जी। यानी एस जो है वो एस प्राइम को कह रहा है कि तुम दाएं जा रहे हो, और एस प्राइम जो है वो एस को कह रहा है कि नहीं तुम बाएं जा रहे हो, लेकिन दोनों एक ही चीज पे एग्री कर रहे हैं, वो ये कि दोनों की इक्वेशन सेम है। फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगेन क्या है, सेम है। तो ये मैंने वेलोसिटी की बात की है यहाँ पे। ठीक है जी, इस पोर्शन के अंदर हमने क्या किया है, वेलोसिटी को डील किया। अब अगली अगली चीज फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन। तो देखते हैं जी क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सेलरेशन क्या है। अब आपको पता है कि जो अगर मैं एस फ्रेम की बात करूं तो उससे पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या है, फर्ज करें उसके अंदर एक्सेलरेशन भी मौजूद है उस बंदे के पास या उस ऑब्जेक्ट के पास, जो यू से मूव कर रहा था उसके पास एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन किस में है, फ्रेम में एक्सेलरेशन है या फ्रेम के अंदर जो इवेंट हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन है? ये जरा मुझे जवाब दें इसका। टाइम मेरे पास कम रह गया, 15 मिनट रह गए हैं और अभी मैं दूसरे सफे पे हूँ। जी, इवेंट का एक्सेलरेशन है, जबरदस्त जबरदस्त। ये एक्सेलरेशन इवेंट का होता है, फ्रेम का नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेम तो इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। जबरदस्त, बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो अगेन वही ट्रिक इस्तेमाल करूंगा कि पहले मैं इस डी टी प्राइम को क्या लिखूंगा, डी टी, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम तो चेंज नहीं होता, टाइम की रफ्तार नहीं चेंज होती, टाइम तो चेंज होता है, टाइम की रफ्तार नहीं चेंज होती। डी यू एक्स प्राइम ओवर डी टी, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यू एक्स प्राइम की वैल्यू पुट करूंगा जो कि किधर है, ये दी हुई है, यू एक्स माइनस वी, यही थी ना जी, बिल्कुल। अब मुझे बताएं क्या क्या इसका आएगा आंसर, डी यू एक्स ओवर डी टी, आगे क्या आएगा मुझे बताएं जरा, दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए? डी वी बाई डी टी क्या आएगा? जीरो आएगा। जबरदस्त, आयशा ने सबसे पहले जवाब दिया है। ये जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा? बिकॉज वी जो है ये फ्रेम की स्पीड है, और फ्रेम इनर्शियल है, और इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो लिहाजा यहाँ पे जीरो आएगा। तो डी यू बाई डी टी क्या था, ये एस फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से एक बड़ा अहम नतीजा निकल आया, विच इज ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स। अब आपको इक्वेशनें पढ़नी आती हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज एब्सोल्यूट। ये रिजल्ट निकला है, और ये भी एक बहुत बड़ा नतीजा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जब भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन रिलेटिविटी की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, एब्सोल्यूट है। इसका क्या मतलब है कि चाहे आप मूविंग फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन निकालें किसी चीज का, या रेस्ट फ्रेम के अंदर आप सेम एक्सेलरेशन निकालेंगे। मिसाल फर्ज करेंगे जी, आप अर्थ के ऊपर मौजूद हैं और अर्थ बहुत बड़ी है, और आप यहाँ खड़े हुए थे,
और यहाँ से कोई पत्थर जो है वो जमीन पे गिर रहा था, आप इसका एक्सेलेरेशन निकालते हैं, तो मुझे बताएगा क्या होगा इसका एक्सेलेरेशन? जमीन पे गिरती हुई चीज का एक्सेलेरेशन क्या होता है फ्री फॉल में? जी के बराबर, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है। और आपको पता है कि वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है फॉर, ऑफ कोर्स फॉर टू अ ग्रेट एक्यूरेसी, कांस्टेंट होता है अगर आप यहाँ फ्लैट जमीन के ऊपर खड़े हो तो। अब फर्ज करें कि आप, एक दूसरा आदमी था जो जहाज यहाँ पे चल रहा, एक एक जहाज है, ठीक है जी, रॉकेट है या जहाज है, जो भी इसको समझना है समझ लें। ड्राइंग मेरी बहुत बुरी होगी तो इससे परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो एस प्राइम फ्रेम के साथ है, एस वाला खड़ा हुआ था जमीन पे, वो भी इस पत्थर को नीचे गिरते हुए देखता है। अब वो जो इस पत्थर को नीचे गिरते हुए देखेगा तो वो इसकी क्या मेजरमेंट करेगा? रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि वो जहाज में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और वो भी इस पत्थर को जमीन पे गिरते देखता है। वो इसका क्या एक्सेलेरेशन मेजर करेगा? वो भी यही जी ही मेजर करेगा। वाई? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक्सेलेरेशन एब्सोल्यूट होता है, तो ये मतलब है एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन का। ठीक हो गया जी। अब अगली चीज आप क्या डिफाइन करते होते हैं? फोर्स। न्यूटन लॉ में अगली अहम चीज होती है फोर्स। फोर्स को कैसे डिफाइन करता है न्यूटन? मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको आपको पता है सारा। F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो लेट से मैं एस फ्रेम से पूछता हूं कि हाँ भाई, ये जो पत्थर जमीन पे गिर रहा था इसने फोर्स कितनी पैदा की है? फर्ज करें कि इस पत्थर का जो मास है वो 1 kg है, 1 किलो का पत्थर है। तो ये बराबर हो जाएगा एम जी के, और जो भी है, अभी मैं इसको ए ही कह रहा हूँ लेकिन आपको पता है वो जी के बराबर होगा, मैं जनरल केस के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एस प्राइम से पूछते हैं कि हाँ भाई क्या होगा, तो वो कहेगा जी एम प्राइम ए प्राइम होगा, ठीक है ना। इनिशियल तो हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक, न्यूटन रिलेटिविटी के मुताबिक एक्सेलेरेशन तो एब्सोल्यूट होता है। इसका मतलब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, एम प्राइम ए। क्या इसको मैं एफ के बराबर कह सकता हूं? कह सकता हूं अगर मैं एक और अजम्पशन ले लूं। अगर मैं कहूं कि एम प्राइम इज इक्वल टू एम है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो एफ प्राइम है ये भी किसके बराबर है? एफ के बराबर है। और ये क्या होता है? न्यूटन्स लॉ। इसको आप सम टाइम थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन भी कर लेते हैं अगर ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाली फोर्स है। बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का फिर क्या मतलब है कि चाहे एस फ्रेम वाला इसको ऑब्जर्व करे या एस प्राइम वाला ऑब्जर्व करे, दोनों जो फोर्स मेजर करेंगे इस ऑब्जेक्ट की नीचे जो गिर रहा है, इसकी जो फोर्स मेजर करेंगे वो दोनों क्या करेंगे? मतलब अगर इस एग्जांपल में मैं देखूं कि तो फोर्स कितनी होगी? 9.8 न्यूटन हो जाएगी। और अगर एफ प्राइम जो जहाज वाला है वो मेजर करे तो वो भी कितनी मेजर करेगा? सेम। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट है कि उसके अंदर जो लॉज ऑफ मोशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक, वो ये बताते हैं कि जो फोर्स है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एक्सेलेरेशन एब्सोल्यूट होना चाहिए। लेकिन वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है, बट एक्सेलेरेशन एब्सोल्यूट है, और एक्सेलेरेशन की वजह से फोर्स भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो यहां तक जो हमने बात की है लॉज ऑफ मैकेनिक्स के हवाले से, उसका नतीजा लिखते हैं सम अप करने के लिए। तो मुझे जरा बताएं, जो इम्पोर्टेंट चीज है जहां से हमने आगे पे स्पेशल रिलेटिविटी पे जाना है, वो क्या है? वो है अजम्पशंस। हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूटन ने और गैलीलियो ने कौन सी अजम्पशंस लेके अपने लॉज बनाए थे मैकेनिक्स के। पहली अजम्पशन उनकी ये थी कि टी प्राइम इज इक्वल टू टी है। इसका मतलब है, और इसके लिए उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया था, नो एविडेंस। और जब किसी चीज का एविडेंस ना हो तो हम उसको मफरूजा कहते हैं, सबूत नहीं कहते। तो उसका सबूत उन्होंने नहीं दिया कि क्यों जो है
टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है। दूसरी assumption क्या ली है इन्होंने, m प्राइम इज इक्वल टू m। क्या इसके लिए कोई एविडेंस दिया है? यस, इसके लिए एविडेंस मौजूद था, इतने भी वो पागल नहीं थे कि हर चीज को assumption पे लेके चलते रहे। क्योंकि मांस एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी घर में अगर तकड़ी पड़ी हुई है तो आप बाजार से सेब खरीदें और उनका मैस 2 3 4 तकड़ियों से करके देखें तो आप देखेंगे कि वो काफी हद तक टू अ वेरी ग्रेट एक्यूरेसी उनका मैस जो है वो सेम निकलेगा। फिर उसी तकड़ी को उठा के ट्रेन में बैठ जाएं और चलती हुई ट्रेन में उन सेबों का दोबारा वजन देखें तो वो भी आप उनका मैस देखें तो वो भी आपको क्या होगा, सेम दिखाई देगा। तो एविडेंस बहुत ज्यादा मौजूद था, इसी वजह से उन्होंने ये अजम्पशन ली थी कि मैथ्स जो है वो सेम रहता है। बहुत सी चीजें हैं, टाइम मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और मैं जितनी मैंने तैयारी की थी उससे हम तकरीबन आधे पे भी अभी नहीं पहुंचे। और उसकी वजह जो है वो आप लोगों के सवाल और जवाबात भी हैं और आप लोगों की दिलचस्पी भी है कि आप ये जो छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं इनके ऊपर डिस्कशन करना समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैं मेरी मेरी ख्वाहिश थी कि आज ही मैं जो न्यूटन रिलेटिविटी के जो मसाइल हैं यानी इन अजम्पशंस की, जाहिर है जब आप बगैर एविडेंस के कोई अजम्पशन ले लेते हैं तो फिर उस एविडेंस के नतीजे में क्या होता है, सॉरी उस अजम्पशन के नतीजे में क्या होता है, कुछ रिजल्ट अच्छे आते हैं और कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं होते। जब आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं होते तो फिर आपको वो अजम्पशंस को चैलेंज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता था कि जो इन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी बुनियाद के ऊपर जो न्यूटन लॉज बने हैं उनके अंदर जो मसले हैं यानी उनकी वजह से जो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिनको हम आमतौर पे कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ न्यूटन रिलेटिविटी कहते हैं। यानी मेरा जो अगला टॉपिक था वो था कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ न्यूटन या गैलीलियो, न्यूटोनियन रिलेटिविटी। और न्यूटोनियन रिलेटिविटी बेसिकली गैलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पे बेस करती है। तो हम चाहते थे कि हम इसके ऊपर भी आज बात करते, लेकिन 3 मिनट के अंदर इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। तो जो आज के नतीजे हैं उनको मैं समअप कर देता हूँ कि जो आज हमने किया है, आज हमने जो चीजें सीखी हैं या जो प्रूव किया है वो क्या है। जो हमारा आज का कंक्लूजन समझ लें या समरी वो ये है। पहली बात हमने ये सीखी है कि या साबित की है वो ये है कि जो लेंथ एंड टाइम, लेंथ की बजाय स्पेस कहना चाहिए, स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट। हमने उनको एब्सोल्यूट प्रूव किया है। और फिर हमने ये साबित किया है कि ये जो जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर तीसरा रिजल्ट हमने ये साबित किया, आज डिस्कस किया है कि जो वेलोसिटीज हैं वो कैसे ऐड होती हैं, वेलोसिटी एडिशन रूल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। और फिर आखिरी हमने ये किया है कि जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो अपनी शक्ल प्रिजर्व रखते हैं, प्रिजर्व देयर फॉर्म, उनकी शक्ल नहीं बदलती। यानी एफ इजिकल टू एम ए जो था वो दोनों फ्रेम के अंदर एफ इजिकल टू एम ए रहता है। और ये सिर्फ एफ इजिकल टू एम ए नहीं है, बाकियों को भी डिस्कस कर सकते हैं, वो फिर अब आप खुद देख सकते हैं अंडर
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मोशन, लॉज ऑफ मोशन की बजाय मैं एक और लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ज्यादा मानी खेज है, और वो है लॉज ऑफ मैकेनिक्स। क्योंकि मोशन तो चार्जेस भी करते हैं, तो चार्जेस को अभी डिस्कस नहीं हम कर रहे ना, तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स। ये वर्ड दोबारा लिखना पड़ेगा, मैकेनिक्स प्रिजर्व देयर फॉर्म अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे हैं, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, क्योंकि हमें ये कहना पड़ेगा कि वो लॉज ऑफ मैकेनिक्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स सेम रहते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है ना, मूविंग फ्रेम हो रेस्ट फ्रेम हो, दोनों में लॉज ऑफ मैकेनिक्स की शक्ल जो है वो नहीं बदली थी, सेम रही थी। ठीक हो गया। अब इसकी बुनियाद के ऊपर, मैकेनिक्स की बुनियाद के ऊपर, अब आप फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें आप ग्रेविटी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप जो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो शामिल कर सकते हैं। आगे चल के फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी शामिल कर सकते हैं, इलास्टिक फोर्सेस शामिल कर सकते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, रिजिड बॉडीज, अलॉट सेंट्रल फोर्स, वो सारी की सारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे लॉज ऑफ मैकेनिक्स के अंडर आप उनको उसी तरह प्रूव कर सकते हैं। हमने सिर्फ न्यूटन का सेकंड लॉ प्रूव किया था कि वो इनवेरिएंट है, तो आप बाकी लॉज को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक मैंने मिस्टेक की है कि स्पेस एंड टाइम एब्सोल्यूट कहने की बजाय इंटरवल, इंटरवल्स आर एब्सोल्यूट, क्योंकि स्पेस तो चेंज होती है ना, राइट। ओके जी, मेरा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कल फिर हम इसी लेक्चर को दोबारा करेंगे। अभी आधा लेक्चर हुआ है मुझसे, और कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीज़ों को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की तरफ लेके जाऊं, क्योंकि बहुत 4 चैप्टर हैं और हमने 4 के 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। मुझे उम्मीद है कि जो न्यूटन की रिलेटिविटी है या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे मुतल्लिक जो जो कन्फ्यूजन्स किसी की थी तो वो हल हो गई होंगी। मजीद अगर आपके कोई कोई सवाल होंगे तो उनको आप ग्रुप के अंदर दोबारा पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो है उसके नीचे पूछ लें या ग्रुप के अंदर पोस्ट कर लें, तो हम यहीं से फिर आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।